नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए किया था संघर्ष, यह कहना है राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स का। वीरवार को उन्होंने जीतवाला जोहड़ के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर नागरिकों को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर वत्स ने बाबा साहेब के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है। बाबा साहेब ने संसाधनों का अभाव होते हुए शिक्षा में उच्च मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में कामयाबी हासिल करने वाले को दुनिया में हमेशा याद रखा जाता है। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दबे कुचले समाज को ऊंचा उठाने का काम किया। बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया, जो हर वर्ग पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों को किसी जाति विशेष में नहीं बांधा जा सकता। महापुरुषों की शिक्षाएं हर समाज के मार्गदर्शक का काम करती है। सांसद जनरल डॉक्टर वत्स ने कार्यक्रम के आयोजक संस्था डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा सुधार समिति को भवन के लिए अपने सांसद निधि कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने गर्मी के मौसम के चलते ज़रूरत के अनुरूप पानी के टैंकर देने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आज BR अम्बेडकर शिक्षा सुधार समिति के द्वारा बाबा साहब का 132वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो नगरवासी हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है। वह हम आगे के लिए जो हमारी नीति है, हम लगभग सभी बच्चों को, जो निराश्रित बच्चे हैं जो दूसरे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और वो ट्यूशन की सुविधा नहीं ले सकते, इसके आगे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो बच्चे स्कूल में के अलावा ट्यूशन पर नहीं पढ़ सकते, हम उनको निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था करेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे और संगठित रहने की भी उनको प्रेरणा देंगे और आगे उनको संघर्ष का रास्ता दिखाएंगे। आज वार्ड नंबर 19 ब्रिजवासी कॉलोनी में शिक्षा सुधार समिति के द्वारा आज BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस पे सभी वार्डवासियों में हर्ष और उल्लास की लहर थी। इसके मुख्य अतिथि जनरल DP वत्स राज्यसभा सांसद हमारे बीच में पहुँचे। उनके साथ भवानी प्रताप नगर परिषद चेयरमैन, अमन सराफ जो हमारे माननीय विधायक उनके पुत्र, और सत्येंद्र मौर्य जी, बहुत से गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बाबा साहब की प्रेरणा से संगठित और शिक्षित होने की कसम खाते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, संगठित रहने की प्रेरणा देंगे। हम सभी वार्डवासियों से प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब की जो शिक्षा थी उन पे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार करें। त्रिभाषा फार्मूला लागू होने पर संस्कृत पढ़ने व पढ़ाने वालों को मिलेगा लाभ, यह कहना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार का। इस विषय को लेकर महम रोड गेट स्थित परशुराम भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पंजाबी एवं संस्कृत भाषा से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव, सचिव कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव पवन शर्मा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री, प्रधान राम प्रसाद, संरक्षक रोशन लाल एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी के अलावा हरियाणा संस्कृत जिला प्रधान राजेंद्र शास्त्री, सुभाष, संजय, सुनील शास्त्री एवं विजय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने कहा कि संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिक्षा बोर्ड द्वारा एकेडमिक काउंसिल द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू होने से संस्कृत पढ़ने व पढ़ाने वालों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। शिक्षा बोर्ड इसको पूर्णतः लागू करने में अपना विचार रखता है तथा इस ओर भरसक प्रयास भी शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। आज हरियाणा राज्य के संस्कृत अध्यापक संघ और पंजाबी अध्यापक संघ के साथ ही संस्कृत
और पंजाबी के उत्थान के लिए 9वीं से 12वीं तक त्रिभाषा फार्मूला लागू करवाने हेतु आए थे, जिसमें हमें भरसक कामयाबी मिल रही है। और जल्दी ही इसी सत्र से 9वीं से 12वीं तक संस्कृत, उर्दू और पंजाबी ये त्रिभाषा फार्मूला जो 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है, 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए लागू होने जा रहा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी का, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय कंवरपाल जी का, बोर्ड के यशस्वी चेयरमैन आदरणीय वीपी कौशिक जी का, सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी और जॉइंट सेक्रेटरी पवन कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी संजीवनी इन भाषाओं को दी है, जिससे उर्दू, संस्कृत और पंजाबी तीनों भाषाओं का विकास होगा और तीनों समुदाय के लोग, तीनों समुदाय से जुड़े बच्चे इनको पढ़ेंगे और पारंपरिक जो ज्ञान इनमें अथाह है उसका आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम है वो त्रिभाषा फार्मूला हरियाणा में लागू होने जा रहा है। उस संदर्भ में सभी हरियाणा के संस्कृत अध्यापक आप एकजुट होकर के सरकार का और बोर्ड के चेयरमैन साहब का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। कब से ये लागू होगा सर, कितना कारगर? अब 9वीं से 12वीं तक उर्दू, संस्कृत और पंजाबी इन भाषाओं में से एक भाषा बच्चा ले सकता है। इसमें बच्चों का भी लाभ होगा और अध्यापकों के पद भी सृजित होंगे, पदोन्नतियां भी होंगी और संस्कृत का बहुत बड़ा संवर्धन होगा। सर, हरियाणा पहला राज्य बना है सर, तो क्या कहना चाहोगे? देश में पहली बार ये जो हो रहा है, किस प्रकार लागू होगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? लागू करने की जो व्यवस्था है वो बोर्ड के अध्यक्ष की है। उसके लिए उन्होंने अपनी योजना तैयार की हुई है और वो आज उस योजना को सबके सम्मुख प्रस्तुत भी कर रहे हैं। कितने लाख बच्चों को इसका फायदा होगा सर आने वाले? मेरे ख्याल से तो मुझे पूरा डाटा तो नहीं पता, लेकिन ये है कि 3 लाख तक संभावना है कि वहां तक ये प्रतिपूर्ति कर लें। ये लैंग्वेज जरूरी कितनी है सर? जरूरी तो इतनी है कि यदि ये लैंग्वेज नहीं हो तो हमारी भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो इसकी संघर्ष तो अब ये देख लो कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद से संघर्ष ही चल रहा है। लेकिन अब जो संस्कृत की टीम है और गुरुकुलों की जो टीम है वो मिलकर के काम संस्कृत में काफ़ी बढ़ा है, उसका प्रमाण सबको देखने को मिल रहा है। संस्कृत के पिछड़ने का क्या कारण रहा है सर? संस्कृत के पिछड़ने का कारण ये है कि यहाँ पर आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किए। कभी मुगलों का शासन रहा, कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा। हमारी जो मूल संस्कृति है वो संस्कृत के अंदर है, तो उन्होंने ये सोचा कि संस्कृत का ही विनाश हो तभी जाकर के भारतीय संस्कृत का नाश हो सकता है। तो लंबे समय उनका राज रहा है। तो आपको पता है, जब शासन जिस भी सरकार का रहता है वो अपने पूरे वर्चस्व के साथ काम करती है, तो उन्होंने वो किया। लेकिन भारतीय संस्कृति की मूल जड़ इतनी गहरी है कि वो विनष्ट नहीं हुई। इस मौके पर संयुक्त सचिव पवन शर्मा ने कहा कि संस्कृत में देश की सभी समस्याओं का समाधान है। संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा है। उन्होंने कहा कि गीता की धरती हरियाणा में संस्कृत को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा, जिसको बोर्ड ने पारित करके निदेशक एजुकेशन चंडीगढ़ को प्रेषित कर दिया गया है। इस अवसर पर पूरे हरियाणा से सभी पदाधिकारी एवं संस्कृत विशेषज्ञ शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पैरा 4.17 है उसमें 3 भाषाओं का उल्लेख है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। इसको लेकर मंथन चल रहा था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी से भी हमने इस पर उन्होंने मुझे बुलाया था तो चर्चा हुई थी। तो ये प्रस्ताव भी जब उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी सरकार भी लागू करना चाहती है और इसके लिए जो भी बन पड़ता है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर वो आप इसको करिएगा। तो मंथन करने के बाद हमने इसे एकेडमिक अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में रखा और ये प्रस्ताव पारित हो गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर त्रिभाषा फार्मूला रहेगा, जिसमें संस्कृत या पंजाबी और उर्दू इनको तीसरी भाषा के रूप में, विकल्प के रूप में विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा और भी भाषा रखी हुई है, जैसे सर आजकल बाहर की जो अदर फॉरेन लैंग्वेज है, क्या वो भी रखी जाएंगी स्कूलों में? देखिए, त्रिभाषा का हमारे पास विकल्प है शिक्षा नीति के तहत, तो उस हिसाब से हम भारतीय भाषाओं को पहले बढ़ावा दे रहे। अगर कोई विद्यार्थी इसके अलावा अगर अपने आप पर फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना चाहे तो उसका भी प्रावधान है। वो जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा बन पाएगा उसको भी हम प्रमोट करेंगे। कम से कम 3-3.25 लाख के करीब विद्यार्थी हैं
जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में हैं। सीनियर सेकेंडरी में तो कुल मिला के इतने ही बराबर के हैं, तो 6-6.5 लाख विद्यार्थी हैं जो इसे तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू को पढ़ेंगे। प्लस हुई तो साथ में कोई और सब्जेक्ट बढ़ेगा या टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे सर? जैसे लैंग्वेजेस तो है 10th क्लास लेवल पे 3 लैंग्वेजेस हैं और हो जाएंगी, और 3 ही साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा। हाँ, इसके अलावा अगर स्किल सब्जेक्ट पे लेना चाहें तो एक विकल्प रहता है उनके पास, जो कि बाद में साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को रिप्लेस करेगा। वैसे सीनियर सेकेंडरी +2 में और 1-2 में भी बढ़ेगा? हाँ, इस तरह का जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, उस तरह उन प्रावधानों को लागू किया जाएगा। मैं सुनील शास्त्री, यहाँ ब्रह्मचारी हरियाणा शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय में साहित्याचार्य हूँ। ये जो आज त्रिकोणी जो फार्मूला लगाया जा रहा है, ये पिछले कई सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भी संस्कृत भाषा पिछड़ती हुई भाषा जा रही है। जब भी हमारे देश के अंदर पहले क्या था, संस्कृत को आम भाषा थी, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, लेकिन आज संस्कृत भाषा से लोगों ने क्या किया, जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने इस पर प्रहार किया। अभी देश को गुलाम कैसे बनाया जाए? जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी तो देश अपने आप गुलाम बन जाएगा। हमारा देश संस्कृत से बचा हुआ था उस समय, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष होता गया। आज हरियाणा जो पहला राज्य बना है जिन्होंने त्रिभाषी जो फार्मूला लगाया है, इसमें कम से कम 3 लाख जो बच्चे हैं वो संस्कृत, उर्दू और पंजाबी ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से। सब तो पहला ਤਾਂ ਅੱਜ मैं बोर्ड ਦੇ चेयरमैन साहब, डायरेक्टर सैकटरी साहब और जॉइंट सैकटरी साहब, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना ਚਾਹਾਂਗੀ, क्योंकि ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। वीरवार को नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी के सीईओ कर्नल रणधीर सिंह ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एनसीसी 11 हरियाणा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह एवं वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार गोयल द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरे कार्यक्रम का संयोजन कैप्टन अनिल तंवर वैश्य महाविद्यालय भिवानी द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर कर्नल रणधीर सिंह ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो उनकी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। वहीं वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार गोयल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज जलियांवाला हत्याकांड के 104 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी इस खौफनाक नरसंहार को याद कर रूहें कांप उठती हैं। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को तभी मिलेगी जब हम सब मिलकर सच्ची मेहनत और लगन से भारतवर्ष को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदुस्तान के इतिहास का एक वो समय है जिसकी याद में आज 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन के तहत विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजेस के एनसीसी कैडेट्स ने इस स्मारक स्थल पर हिंदुस्तान की आज़ादी या आज़ादी के बाद के शहीदों को याद किया और उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि 1919 में जनरल ओ डायर के द्वारा भारतीय क्रांतिकारी और जो असेंबली जलियांवाला बाग में हुई थी उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनको शहीद कर दिया गया, तो वह हिंदुस्तान की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण अंग बना और उसके फलस्वरूप आगे जाकर 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो उसी को याद करते हुए आज ये एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा उन शहीदों को
याद किया गया और उनको श्रद्धा। तो एनसीसी का जो सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है, उसके तहत आज एनसीसी के बच्चे जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करते हुए इस पार्क के अंदर स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे और साथ में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के तहत बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग का कंपटीशन भी आयोजित किया गया है, जिसमें अच्छा स्थान प्राप्त करने वालों को सर्टिफिकेट। वीरवार को वैश्य इंटरनेशनल स्कूल भिवानी के द्वारा नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण करके की गई। नए सत्र के शुभारंभ अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर अपने संबोधन में स्वस्थ व उन्नत शिक्षा को सामाजिक समृद्धि का आधार बताया। विद्यालय के शुरुआती कार्यक्रम से ही सुंदर व अनूठी प्रस्तुतियां देते हुए दर्शा दिया गया है कि वे निश्चित रूप से बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊंचाइयों को छुएंगे और विद्यालय को भविष्य में एक नई पहचान प्रदान करेंगे। यह कहना था वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता का, जिन्होंने वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के नए सत्र के शुभारंभ पर विद्यालय प्रांगण में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर वृक्षारोपण कर संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम ग्रीन प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए भिवानी वासियों से अपील की गई और उपस्थित श्रोतागण को हर एक वर्ष एक पौधा लगाकर शहर को प्रदूषण मुक्त कर हरा भरा बनाने की शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सुंदर व आकर्षक और रंग बिरंगे परिधानों में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने अपने छोटे छोटे हिंदी व अंग्रेजी के नारों द्वारा समाज को व प्रकृति को बचाने का संदेश भी दिया। और इस पौधे का संतान की भांति पोषण कर उसे वृक्ष बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने में भी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। जय हिंद। जिस तरह से भिवानी नगर की एक मांग थी कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ किया जाए, उसी कड़ी में हमने ये निर्णय लिया कि इसको आरंभ किया जाए और आज वैशाखी के शुभ दिन पर हम इस विद्यालय को आरंभ कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट जिस तरह से इसको चलाएगा वो एक अलग रूप लेगा। जिस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन इस विद्यालय में दी जाएगी, तो धीरे धीरे हम पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक डांस टीचर रखा, बहुत राष्ट्रीय स्तर का डांस टीचर है। इसी तरह से चाहे हम वो स्पोर्ट्स में भी पूरा रखेंगे और चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे कोई भी ये चीज़ होगी, तो उसका हम पूरा क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। ये केवल एक ही उद्देश्य है कि भिवानी नगर को एक ऐसी संस्था के माध्यम से यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनका सर्वांगीण विकास करके उनको एक ऐसे स्तर पर लेके जाया जाए जहाँ उनके अंदर की कोई भी छुपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आए और उनके अंदर कोई इनहिबिशन है वो सारे दूर हो जाए। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही प्रयास शुरू से ही रहा है, चाहे मैं आदर्श महिला महाविद्यालय से जुड़ा रहा, चाहे वैश्य महाविद्यालय से जुड़ा रहा, चाहे वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा हुआ रहा, चाहे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, और चाहे वो वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल को तो मन में ऐसी इच्छा है कि एक अलग ही स्तर पर लेके जाए और जिस तरह से इसका नाम है वैश्य इंटरनेशनल स्कूल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल ये बन सके। सारा हम चिंतन कर रहे हैं। मैंने जैसे एक बार पहले भी आप लोगों से बताया था कि शुरू में तो एक बार मन ये कर रहा था कि इसको आईबी बोर्ड से एफिलिएट करवाया जाए, लेकिन कुछ हमारी सीमाएं थी। जैसे उसके लिए हॉस्टल चाहिएगा, हॉस्टल हम तैयार नहीं कर पाए थे। भविष्य में विचार यही है। और आईबी बोर्ड के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि एक ऐसा बोर्ड है जिसके पूरे संसार में कुल 5000 स्कूल हैं, हिंदुस्तान में कुल 184 स्कूल हैं, और पंजाब हिमाचल वगैरह में कोई नहीं है, केवल हरियाणा में, गुड़गांव में है, 1-2 दिल्ली में है। इस तरह से करके पूरे भारतवर्ष में कुल 184 स्कूल। वैश्य मॉडल इंटरनेशनल स्कूल के इस पौधारोपण उत्सव पर मैं सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। ये महत्वपूर्ण हमारा शहीदों के लिए है। जब एक जलियांवाला कांड हुआ था और हमारे
सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, आज उनकी याद में। साथ साथ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज वैसाखी है। ये बड़े गौरव के साथ पंजाब और हरियाणा और कुछ क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस समय हमारी फसल कट के तैयार हो जाती है। गेहूँ जब घर में आता है तो किसान बहुत खुश होता है और किसान इसलिए एक ये उत्सव के रूप में आज 13 अप्रैल को बहुत धूमधाम से मनाता है। इसके साथ साथ आज का दिन वेस्ट इंटरनेशनल के लिए इसलिए चुना गया है कि आज वार बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को किसी भी एजुकेशन को स्टार्ट करना शुभ माना जाता है। तो आज से वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का आगमन प्रारंभ हो गया है। ये एक स्कूल बहुत ही बड़ा भिवानी में, बहुत ही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहाँ का विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करे, क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करे। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। इसी कड़ी में जो हमारी अलग संस्थाएं चल रही है वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट की, जैसे वेस्ट कॉलेज भिवानी चल रहा है, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वेस्ट मॉडल स्कूल है, वेस्ट एडेड प्राइमरी स्कूल है, उसी की एक ब्रांच ट्रस्ट द्वारा इसको बनाया गया था। वीरवार को हासी रोड पर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आईटीआई अधिकारी वीरेंद्र कुमार के निर्देशन में नोएडा गुरुग्राम से आए अनेक कंपनी अधिकारियों ने छात्रों के साक्षात्कार लेकर उन्हें नियुक्ति के पत्र प्रदान किए। इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के इंस्ट्रक्टर सुभाष सिवाच ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर माह में 2 बार रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश के विभिन्न आईटीआईज में करवाया जाता है। भिवानी आईटीआई में लगे इस माह के पहले रोजगार मेले में 126 युवाओं ने रोजगार के लिए विभिन्न ट्रेड्स में पंजीकरण करवाया। उनकी योग्यता के अनुसार 60 युवाओं का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं का चयन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की नौकरी के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि युवाओं की दक्षता व कौशल को देखते हुए और उनके अनुशासन को देखते हुए उन्होंने आज अपनी कंपनी के लिए अस्थायी तौर पर कर्मचारियों का चयन किया है। इनका कार्य बेहतर पाए जाने पर इन्हें भविष्य में कंपनी पेरोल पर रेगुलर कर स्थायी रोजगार दिया जाएगा। कंपनी नियोक्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनी में रोजगार प्राप्त कर इन युवाओं को ट्रांसपोर्टेशन व कैंटीन की सुविधाएं भी कंपनी द्वारा दी जाएंगी और इन्हें पहले से बेहतर प्रशिक्षण देकर इनकी दक्षता को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ये एक कंपनी है डेंसो प्राइवेट लिमिटेड। ये बानेश्वर, झज्जर और भिवाड़ी में इनका संस्थान है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कंपनी है, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है। और हम ये समय समय सब कंपनी के लिए बुलाते रहते हैं, क्योंकि भिवाड़ी के अंदर थोड़ा सा कंपनीज के लिए कम वो है, मौका है, इसलिए बच्चों को मौका देने के लिए हम बाहर से कंपनी मंगाते हैं। और ये आज ले रहे हैं टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों को लेके जा रही हैं। और इसमें 2 तरह के बच्चे लेंगे, एक है अप्रेंटिस से और दूसरा प्लेसमेंट का जो है। तो जो अप्रेंटिस के जो बच्चे हैं वो अर्ध कौशल कैटेगरी में है कि उनको भी थोड़ा जो आईटीआई लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनको पूरी तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए ये अप्रेंटिस कराई जाती है। भारत सरकार की स्कीम है। इसमें बच्चों को 1 साल का 13,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद अगर अच्छी परफॉर्मेंस और वो है तो कंपनी अपने मॉडल रखती है, उसके बाद में 16,000 रुपये देके से कंपनी अपने पेरोल पे रख ले। वीरवार को टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में चैट जीबीटी विषय को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित वर्कशॉप में सला के उप प्रधान राजवीर जी व प्राध्यापक रामेश्वर जी इत्यादि के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित वर्कशॉप में टीआईटीएस कॉलेज से वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार नंदा ने चैट जीपीटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि आजकल के अति आधुनिक युग में हमें इस तरह के ऐप्स का सहारा लेकर वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने देश को और आगे बढ़ा सकें। इस अवसर पर प्राध्यापक परमेश्वर जी ने कहा कि प्रत्येक प्रकार के चैट के गुण व दोष दोनों होते हैं।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसके गुणों को अपनाते हैं या हानियों को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रत्येक प्रकार की खोज का सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। वहीं स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के उप प्रधान राजवीर ने बताया कि टीआईटी कॉलेज के प्रोफेसर मनोज नंदा के द्वारा स्कूल के ऑडिटोरियम में करीबन 200 की संख्या में उपस्थित सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसका उपयोग वह सरकारी विद्यालय में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे। इससे उनके पठन पाठन में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर सरकारी विद्यालयों के अलावा टीआईटी स्कूल का पूरा स्टाफ भी उपस्थित रहा। परमेश्वर शर्मा मेरा नाम है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामड़ा 340 में प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान में असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत रहा हूँ 5 साल। आज की जो वर्कशॉप हुई इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये चैट जीपीटी एक जो है सॉफ्टवेयर डेवलप है, जैसे गूगल से हम जो है लेते थे, इसके अंदर इंटरेक्शन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और इंटरेक्शन के माध्यम से ये हेल्पफुल भी है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स चलती हैं। मेरिट्स में तो हेल्पफुल है, बट देयर आर सम जो है लॉट ऑफ मिसयूज आल्सो मे बी पॉसिबल बिकॉज द यूथ्स आर ऑलरेडी इंगल्ज्ड इन द जो है टेक्निकली जो है वो आजकल मोबाइल पर पहले से ही जो हमारा युवा है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और चैट जीपीटी के साथ जो बातचीत है वो उनकी करने का जो तरीका है उसका मिसयूज भी करेंगे, चीटिंग भी चलेगी। जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस चल रहा है तो उसका यूज़ करने से उनको जो है वो आसानी से इसका प्रयोग अगर सही करेंगे तो मेरिट्स हैं। ये तो आपको पता है कि साइंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, इसी प्रकार से ऐप्स के भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो ये एक अच्छा ऐप इन्होंने तैयार किया है, तो इसके माध्यम से इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो फ़ायदा बहुत अच्छा है। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सलाह यूनियन हरियाणा, हिंदी लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी कुर्द में कार्यरत हूँ। तो ये तकनीक के बारे में है, जैसे भाई साहब ने परमेश्वर जी ने डिटेल में बताया कि मोबाइल से मेरिट्स डीमेरिट्स तो होती है, इसीलिए बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। अपना जो भी सिस्टम है उसका बच्चों को बताना पड़ेगा और स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हमारे एसएसए से मिलके ज़्यादा जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। धन्यवाद। कितना फायदा देख रहे हो, किस प्रकार ये वर्किंग करता है, क्या समझ रहे हैं? वर्किंग तो ये जो सर समझा रहे हैं कि भाई हम बोलते हैं तुरंत वो सारा डाटा अपलोड हो जाता है, तो तकनीक तो बहुत अच्छी है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पालेराम ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ मनोज दलाल ने 65वीं बार रक्तदान करके युवाओं को रक्तदान करने का संदेश दिया। इसी कड़ी में भिवानी के पालेराम ट्रस्ट के द्वारा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर भिवानी के सामान्य अस्पताल के रक्त कोष में 20वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पीएमओ डॉक्टर एडविन व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर शहर के मशहूर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रक्तदान शिविर में जिला परिषद भिवानी के सीईओ मनोज दलाल ने 65वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 31 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। डॉक्टर एडविन ने कहा कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसका श्रेय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने देश के संविधान में आम लोगों को अधिकार दिलवाए, ऐसे महापुरुष के जयंती पर रक्तदान का शिविर आयोजन एक महान कार्य है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, इसीलिए इसे महादान भी कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह ने कहा कि युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, तभी हम रक्त की पूर्ति कर पाएंगे। ब्लड डोनेशन का कैंप जो ब्लड डोनेशन के अंदर लगा हुआ है, तो ब्लड डोनेट करना एक अहम कार्य होता है। ब्लड डोनेट करके आप किसी की जान बचाना चाहते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। ब्लड डोनेशन करने से ना किसी की शारीरिक कमजोरी होती, एक तरह का शरीर के अंदर अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होता रहता है। तो ब्लड डोनेशन करने से किसी कमजोरी होती है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। खूनदान महादान होता है। इसके अलावा अगर कोई अनुदान करता है उससे वो भी एक महादान में बराबर होता है। सर, युवा को क्या अपील करना चाहेंगे रक्तदान के लिए? सबसे अपील है कि ब्लड डोनेशन के में खूनदान का बढ़ चढ़ के भाग देना चाहिए। अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर आज 20वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आप देख रहे हैं युवा रक्तदान बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और
बाबा साहब ने एक नारा दिया था, रक्तदान जो भी करेगा रक्त के ऊपर कभी भी किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। उसको सार्थक करते हुए हमने आज रक्तदान कैंप लगाया। मैं हर साल हमेशा रविदास जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम जयंती, अम्बेडकर जयंती, हर जयंती पर रक्तदान शिविर लगाता रहता हूँ, तो ताकि महान शख्सियतों को देखकर लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों। ट्रस्ट की तरफ से सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमने आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, रक्तदान करने से किसी प्रकार की भी कमजोरी नहीं आती। ये मन में वहम नहीं रखना चाहिए कि रक्तदान से कमजोरी आती है। रक्तदान बार बार करते रहना चाहिए। हर 3 महीने में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से नई स्फूर्ति और नई ताजगी आती है। मैं सभी को एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की उलझन में ना रहें। बाबा साहब ने जो नारा दिया था उस नारे को साकार करें, और उन्होंने जो कुरीतियों को दूर किया था, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनके पास जो मिला उन्होंने उनको दूर करने के लिए बहुत कोशिश की। नारियों को अधिकार उन्होंने दिलवाया। रक्त के ऊपर भी उन्होंने ही काम किया था। रक्त के बारे में जो उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगेगा रक्त पे, अदरवाइज। भारतीय रेलवे में सीटीआई के पद पर तैनात व अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे विनोद चौहान की बीते दिनों सड़क दुर्घटना में हुई असमय मृत्यु के उपरांत वीरवार को रस्म पगड़ी की गई। इस दौरान उनके भाई सुखवीर सिंह ने विनोद चौहान के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विनोद चौहान भारतीय रेलवे में सीटीआई के पद पर कार्यरत थे। वे अपने साथ दोस्तों के साथ महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वापस आते वक्त एक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई सुखबीर ने बताया कि विनोद बचपन से ही मिलनसार और खेल के प्रति बहुत लगन रखता था। वह हाई जंप का खेल खेला करता था। इसी खेल की बदौलत ही 2003 में रेलवे की तरफ से टीसी की नियुक्ति हुई और वह वर्तमान में रेलवे में इंटरनेशनल कोच बने हुए थे। उनका जन्म 20 जनवरी 1984 को भिवानी में ही हुआ था और 2 अप्रैल 2023 को एक सड़क हादसे में अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर उनका देहांत हो गया। समाज के 36 बिरादरी के लोगों द्वारा रस्म पगड़ी के समय श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं विनोद चौहान के बचपन के कोच ने बताया कि विनोद प्रतिभाओं का धनी रहा और खेल के प्रति हमेशा लगन रखता था। विनोद कुमार ये अहमदाबाद रेलवे में सीटीआई थे और ये महाकाल के दर्शन के लिए गए थे। 6 टीटी थे और एक उनका दोस्त था। आते वक्त ये सड़क दुर्घटना में डंपर के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें गजानन और विनोद कुमार की मृत्यु हो गई। करके क्रियाक्रम किया गया। आज उनके दोस्त थे, कोई अहमदाबाद से, कोई जयपुर से, सभी खिलाड़ी और साथ ही उनके मित्रगण आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए। उसके लिए एक बहुत ही होनहार इंडिया का हाई जंप का बहुत ही होनहार खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और दूसरे अब जो है ना इसके नीचे कम से कम 10-15 लड़के हाई जंप के जो इंटरनेशनल वो इसके साथ इसके नीचे प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही उच्च स्तर के जो है ना खिलाड़ी थे। ये जो एक उभरता हुआ इंडिया का स्टार कोचेज के उसमें। दूसरा, अब वो बेचारे जो बच्चे हैं जो इसके नीचे प्रैक्टिस करते थे वो असहाय महसूस करते होंगे अपने आप को, और ये मेरे पास में इसने जो है ना प्रैक्टिस की है और बहुत ही अच्छा स्वभाव का लड़का। वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर स्थानीय जाट धर्मशाला में जाट मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि तथा प्रदेश सचिव करमवीर सिंह ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय जाट महासभा के हरियाणा प्रदेश सचिव करमवीर सिंह ने बताया कि जाट मिलन समारोह के दौरान युवाओं में नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता लाने के अभियान शुरू किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है और समाज व राष्ट्र की उन्नति में युवाओं की अहम भागीदारी पर प्रकाश भी डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस का महत्व बताते हुए बताया गया कि देश व समाज में भाईचारा बढ़ाने और कौमी एकता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मनाया जाता है ताकि राष्ट्र की तरक्की के लिए सभी लोग जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर एक मंच पर आ सके। इसको दोबारा करूं क्या? लास्ट सारा वो जाट की बजाय जाट दिवस बोला गया 2 बार, हंसी आ गई थी मेरे को। वीडियो नंबर 9 रिपीट।
इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय जाट महासभा के हरियाणा प्रदेश सचिव करमवीर सिंह ने बताया कि जाट मिलन समारोह के दौरान युवाओं में नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता लाने के अभियान शुरू किए गए हैं। इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में युवाओं की अहम भागीदारी पर प्रकाश भी डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस का महत्व बताते हुए बताया गया कि देश व समाज में भाईचारा बढ़ाने और कौमी एकता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मनाया। आज ये जो हमारे यहाँ जाट सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें मुख्य मुद्दे यही हैं कि जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जाए। आज के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको ठीक लाइन पे कैसे लाया जाए, उनके शिक्षा का कैसे उनमें सुधार किया जाए। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो समाज में एक तरह से उनको दूर किया जा सके। इसके ऊपर आज ये सम्मेलन है और आज के मुख्य अतिथि श्री युद्धवीर सिंह मलिक जो हमारे किसान नेता हैं वो आज के मुख्य थे। मैं तकदीर सिंह ग्रेवाल, रिटायर्ड बीओ भिवानी। आज जो जाट महासभा का जो कार्यक्रम है इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय युद्धवीर सिंह जी आ रहे हैं और जाटों के इतिहास के बारे में चर्चा होगी। जाटों ने समाज के लिए क्या किया, इनका कितना योगदान रहा समाज को उठाने में, इस प्रकार की बातें चर्चा की जाएगी। शिक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी और जो जाट समाज की समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने कैसे रखा जाए, इस प्रकार की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के उपलक्ष्य में आज भिवानी जाट धर्मशाला में हमने जाट मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो सामाजिक कुरीति है उनके खिलाफ बीड़ा उठाना और एक जो आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के अंदर जो नशे की तरफ जा रहे हैं युवा, तो उनको उसके नेगेटिव पॉइंट्स से अवगत कराने का हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। आज ये 13 अप्रैल को जाट मिलन समारोह जाट दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी जाट धर्मशाला में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी खापों के प्रधान और हमारे किसान नेता युद्धवीर सिंह और राजेंद्र सूरा जी पहुंच रहे हैं, शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम में। तो इसका मेन मोटिव यही रहेगा कि जो आज का युवा जो नशे की ओर जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए मतलब उसको समझाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।